गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लेसन 4 खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आज लौह अयस्क के बारे में देखेंगे। लौह अयस्क से कच्चा लोहा तथा कई प्रकार के इस्पात तैयार किए जाते हैं। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आधुनिक विकास का आधार लोहा है। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आधुनिक जीवन, कृषि, औद्योगिक उत्पादन, निर्माण और यातायात में लोहा और इस्पात का कहाँ और कितनी मात्रा में उपयोग होता है। जो आधुनिक विकास है उसमें क्या है, जो भी चीज़ें जो हम उपयोग में लाते हैं वो क्या है, ज़्यादातर हम लोहे की बनी हुई चीज़ों का उपयोग हम अधिक मात्रा में करते हैं। तो यहाँ ये साथ में ये भी पूछा गया कि इस्पात कहाँ और कितनी मात्रा में उपयोग होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कारण कच्चे लोहे का उत्पादन अन्य धातुओं के उत्पादन से भी अधिक होता है। यहाँ बताया गया कि कच्चे लोहे का जो उत्पादन है वो अन्य धातुओं की अपेक्षा इस धातुओं के उत्पादन से भी अधिक होता है। मतलब अन्य धातुओं की अपेक्षा भी से अधिक होती है। इसकी विशेषता होती है कि इसमें अन्य धातुओं को मिलाकर इसकी मजबूती और कड़ेपन को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस धातु में क्या होती है कि उत्पादन अधिक होता है और साथ में साथ इसकी खासियत भी ये है कि इन धातुओं को मिलाकर के मजबूती और कड़ेपन को घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। लौह अयस्क शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता। जो लौह अयस्क है वो शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता। चट्टान में लोहे के अतिरिक्त अन्य खनिज भी मिले होते हैं। चट्टानों के अंदर, भूगर्भ के अंदर जो चट्टानें पाई जाती है उसमें लोहे के अतिरिक्त उसके अलावा अन्य खनिज भी मिले होते हैं। जैसे यहाँ बताया गया कि गंधक, फास्फोरस, एल्यूमिना, चूना, मैग्नीशियम, सिलिका, टाइटेनियम आदि इसे लौह अयस्क कहते हैं। रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा लोहे को इनसे अलग किया जाता है। जब इसे शुद्धिकरण किया जाता है तो रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा इन्हें के द्वारा लोहे को इनसे अलग किया जाता है। अब आगे देखते हैं। धातु की मात्रा के अनुसार लौह अयस्क को 4 प्रकार में बांटा जाता है। हेमेटाइट, इसमें 70% लोहा होता है। मैग्नेटाइट 70.4%, लाइमोनाइट 59.63% तथा सिडेराइट जिसमें 48.2%। क्या है, ये लौह अयस्क को 4 भागों में बांटा गया है और उसको प्रतिशत के माध्यम से भी बताया गया है। भारत में अधिकांश भंडार हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का है। जो अधिकांश मतलब बहुत अधिक इसके भंडार पाए जाते हैं। किसके? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के। भारत में लौह अयस्क का अनुमानित भंडार मतलब अनुमान के आधार पर पाया गया है लौह अयस्क का 1 अप्रैल 2010 में 1788 करोड़ टन। ये क्या है, एक अनुमान के आधार पर लौह अयस्क भारत में पाए जाते हैं। इसके बारे में बताया गया है। हेमेटाइट अयस्क प्रमुखतः प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। उच्च कोटि के हेमेटाइट अयस्क के लिए छत्तीसगढ़ का बैलाडीला क्षेत्र, कर्नाटक का बेल्लारी होसपेट क्षेत्र तथा झारखंड, उड़ीसा का सिंहभूमि सुंदरवन क्षेत्र प्रमुख है। जो क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार, जहाँ प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो होते हैं उन जगहों पर हेमेटाइट अयस्क प्रमुखता मतलब मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जो हमारे छत्तीसगढ़ में भी बैलाडेला, आप लोग दंतेवाड़ा का नाम सुने होंगे, उन जगहों पर ये पाए जाते हैं। जो बैलाडेला क्षेत्र बताया गया है। उसी तरीके से आगे देखते हैं कि मैग्नेटाइट किस्म का अयस्क कर्नाटक, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और झारखंड है। जो कहाँ पाया जाता है? हेमेटाइट। ये किन किन जगहों पे? कर्नाटक, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और झारखंड जगहों में पाया जाता है। झारखंड और ओडिशा के लौह अयस्क के भंडार आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, क्या बताया? जो लौह अयस्क है उनके भंडार आर्थिक दृष्टि से मतलब जो काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं।
तथा देश में लोहा व इस्पात कारखानों की स्थिति निर्धारण पर इनका निर्णायक प्रभाव पड़ा है। मतलब जो कि देश में जो लोहा व इस्पात के कारखानों की जो स्थिति है, वहाँ की स्थिति निर्धारण पर, मतलब उसे किस तरीके से कैसे बनाना है, वो निर्णायक पर प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। छत्तीसगढ़ में 26,476 मिलियन टन लौह अयस्क के भंडार हैं, जो देश का लगभग कितना प्रतिशत, 18.67% है। देश में लौह अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। राज्य का उच्च कोटि का लौह अयस्क भंडार बैलाडेला को माना जाता है। मतलब अच्छी उत्तम कोटि के जो अयस्क हैं, लौह अयस्क हैं, वो क्या है, बैलाडेला क्षेत्र में पाए जाते हैं। दंतेवाड़ा, दुर्ग, कांकेर तथा राजनांदगांव में लौह अयस्क संचित है। यहाँ भी लौह अयस्क पाए जाते हैं। मैग्नीज का प्रमुख उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। मैग्नीज का जो उपयोग है वो ज़्यादातर लोहा इस्पात उद्योग में या कारखानों में किया जाता है, जहां उसे लोहे के साथ मिलाकर इस्पात तैयार किया जाता है। इस्पात में 12 से 14% मैग्नीज होता है। लगभग सारे मैग्नीज का उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में ही किया जाता है। जो क्या है, 12 से 14% मैग्नीज होता है, जिसका उपयोग ज़्यादातर लोहा इस्पात उद्योग में ही किया जाता है। मैग्नीज युक्त इस्पात अधिक मजबूत, कठोर और घर्षण सहने की क्षमता वाला होता है। जो मैग्नीज युक्त इस्पात होता है वो कैसा होता है, अधिक मजबूत, उसमें मजबूती अधिक होती है, और वो कैसा होता है, कठोर भी होता है, और साथ ही घर्षण, मतलब उसमें कभी भी रगड़ पड़ने या घर्षण पड़ने से वो क्या है, उसकी क्षमता, वो उसको झेल पाने वाला होता है। मैग्नीज इस्पात का उपयोग क्रशर जैसी मशीन बनाने में होता है। क्रशर से चट्टान पीसकर अलग अलग आकार में गिट्टी बनाया जाता है। जो क्रशर जैसी मशीन होती है, जो मैग्नीज इस्पात का उपयोग क्रशर जैसी मशीनों में किया जाता है, बताया गया। जो क्या है, किसका काम के लिए, मतलब चट्टानों को पीसकर उसे अलग अलग छोटे छोटे गिट्टी के रूप में उसे बनाया जाता है। इसके अलावा मैग्नीज का प्रमुख उपयोग कांच तथा मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक, फर्श के टाइल्स, ग्लास, वार्निश तथा शुद्ध बैटरी सेल्स बनाने में किया जाता है। देखिए, मैग्नीज का जो उपयोग है वो काफ़ी चीज़ों को बनाने में किया जाता है। भारत में मैग्नीज अयस्क का कुल अनुमानित भंडार 1 अप्रैल 2010 में 43 करोड़ टन है। जो क्या 1 अप्रैल 2010 की अनुमानित भंडार के आधार पर बताया गया है। सर्वाधिक मैग्नीज भंडार ओडिशा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में है। मतलब इन जगहों पर मैग्नीज सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो ओडिशा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश क्षेत्रों में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिलों में 516.66 मिलियन टन उच्च कोटि के मैग्नीज अयस्क के भंडार हैं। इसके अलावा मुलमुला, सेमरा, कोलियाहा टोला में मैग्नीज अयस्क के जमाव है। मतलब वहाँ भी उन जगहों पर मैग्नीज अयस्क पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं क्रोमाइट अयस्क। क्रोमियम का एकमात्र अयस्क क्रोमाइट है। मैग्नीज की तरह क्रोमियम का भी उपयोग लौह इस्पात में मिश्रण के लिए किया जाता है। इसके उपयोग से उच्च ताप सहने वाला इस्पात बनता है। मतलब कि यहाँ जो क्रोमियम का उपयोग जो है लोहा इस्पात में मिश्रण, मतलब उसे मिलाकर तैयार किया जाता है, और इसका उपयोग जो है उच्च ताप, मतलब ज़्यादा ताप को सहने वाला इस्पात बनता है। इस्पात में क्रोमियम की थोड़ी मात्रा 3% मिलाने पर रेती, आरी, कुल्हाड़ी और हथौड़ी आदि बनाने के लिए कठोर इस्पात बनता है। इससे थोड़ी अधिक मात्रा 12 से 15% मिलाने पर ऊर्जा सह घर्षण और संक्षारण सह इस्पात बनता है। मतलब जो क्या है, इसमें थोड़ी अधिक मात्रा 15% मिलाने पर उष्मा सह उर्सन और क्या होता है, संक्षारण सह इस्पात बनता है, जिसका उपयोग क्या है, रसोई घर के बर्तन, छुरी कांटा, मशीन की
मशीन की बेयरिंग आदि बनाने में किया जाता है। जो क्या है, जो क्रोमाइट अयस्क है उसमें क्या है, जो 12 से 15% उसमें अगर ऊष्मा का घर्षण और संक्षारण सा इस्पात मिलाकर बनाया जाए तो घर के जो रसोई में इस्तेमाल होने वाले बर्तन उसमें आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं, क्रोमियम के साथ निकिल मिलाने पर इस्पात में भाप, जल आद्र होते हैं। पहले यहाँ पे एक उत्खनन से उत्पन्न समस्याओं के बारे में बताया गया है, उसको समझ लेते हैं। पहला है, खदानों के इर्द गिर्द हवा में धूल के गुब्बार उड़ते देखे जा सकते हैं, जिसके कारण काम करने वाले लोगों को फेफड़े की बीमारी होने का खतरा बना रहता है। जब उत्खनन होती है उस समय उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनको यहाँ पे बताया गया है कि उससे कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। दूसरा देखते हैं, देखा गया है कि ठेकाधारक जो ठेका लेता है वो खनिजों के उत्खनन के बाद खदान भूमि को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, जिससे जनधन व पशुधन की हानि होती है। खदान के कई 100 फुट गड्ढों में मवेशियों सहित खेलते बच्चे, दिनचर्या में व्यस्त लोग गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कई लोगों की जान तक चली जाती है। जो उत्खनन से को खुला छोड़ देने के बाद ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तीसरे नंबर में बताया गया है, खनन के कारण उस क्षेत्र की भूजल संरचना में बदलाव होता है। भू संरचना मतलब भूमि की जो संरचना है उसमें काफ़ी बदलाव होता है। इसलिए खनन न केवल वहाँ की भूमि और वन को प्रभावित करता है बल्कि नदियों को भी प्रभावित करता है। खनन से खनिज निकालने के बाद बचे हुए मलबे मतलब जो बचे हुए मलबे होते हैं वो नदी की घाटियों में जमा कर दिए जाते हैं, जिससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। मतलब जो नदियों का जो रास्ते हैं या मार्ग हैं उसमें जमाव इकट्ठा हो जाने की वजह से वो सीधी तरीके से ना होकर के वो उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, जो रुक जाती है। नदी की घाटी में बाढ़ आती है, साथ साथ वन भी समाप्त होते हैं। जो अवरोध हो जाने के बाद वो पानी रुक जाएगी और जिससे क्या है, बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। अब आगे देखते हैं, गोवा व कर्नाटक में लौह अयस्क, छत्तीसगढ़ व ओडिशा में बॉक्साइट, मध्य प्रदेश में कोयला, उत्तराखंड में चूना पत्थर की खुली खदानें पहाड़ी ढलानों और पानी के स्रोत पर हैं। कई खनिज नदी बेसिन में पाए जाते हैं। 80% कोयला झारखंड, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में पाया जाता है, जो दामोदर नदी घाटी में स्थित है। महानदी व ब्राह्मणी नदी घाटी में कोयला खनिज दबे पड़े हैं। अब्रक राजस्थान के सांभर, लूनी व चंबल नदी बेसिन में पाया जाता है। 4th नंबर में बताया गया है, तेजी से बढ़ते नगरीकरण नगरों के विकास के कारण पिछले कुछ सालों में बालू तथा पत्थर की मांग तेजी से बढ़ रही है। नदी से रेत के दोहन होने से नदी की धारा, दोहन मतलब उनका उपयोग किया जाना, जिससे क्या हो रही, नदी की धारा में बदलाव तथा तटों पर कटाव ज़्यादा होने लगता है। कर्नाटक की भद्रा नदी तथा छत्तीसगढ़ की शंखिनी नदी से रेत के दोहन से अवसादीकरण अधिक हो रहा है। यहाँ आप लोगों को एक मानचित्र 4.1 में दिखाया गया है कि भारत की ऊर्जा खनिजें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। जिस तरीके से यहाँ पे संकेत चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, देख सकते हो कोयला वाले क्षेत्रों को दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो कोयला वाले क्षेत्र हैं वो किस तरीके से रंगों लकीरों या आकृति के आधार पर दिखाए गए हैं। उसी तरीके से कोयला खाने यहाँ पे दिखाया गया, सिंगरेनी, नेवेली, इस तरीके से अन्य जगहों पर भी पाए जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ तेल क्षेत्र भी दिखाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे मुंबई हाई। सातवें मुख्य प्राकृतिक आरक्षण गैस, जो मुख्य आरक्षण गैस के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दिखाया गया है यूरेनियम। अब आगे देखते हैं, उसी तरीके से मानचित्र 4.2 में भारत की धात्विक खनिज के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे उसी तरीके से आप नक्शे को देख करके आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ जगहों को भी बताया गया है, उसमें आप ढूंढ करके समझ सकते हैं। यहाँ लौह अयस्क क्षेत्र दिखाया गया है, लौह अयस्क खदानें, लौह अयस्क निर्यातक पत्तन, मैग्नीज, तांबा और
बॉक्साइट को दिखाया गया है, जिसमें आप जोड़ करके देख करके आप समझ सकते हैं। पिछले लाइन में हम देखे थे, एक बार मैं फिर से रिवीजन कर लेती हूँ आप लोगों को कि क्रोमियम के साथ निकेल मिलाने पर इस्पात में भाप, जल, आर्द्र, वायु तथा अम्ल द्वारा होने वाले क्षरण को सहने की क्षमता होती है। क्रोमियम के साथ टंगस्टन, कोबाल्ट और मॉलिब्डेनम मिलाने से बहुत ही मजबूत इस्पात तैयार होता है, जिसे क्या कहा जाता है, स्टेलाइट कहते हैं, जिससे उच्च वेग और मशीनों से पुर्जे बनाए जाते हैं। मतलब उच्च वेग, उसमें उच्च वेग के द्वारा से उस मशीनों के पुर्जे मतलब मशीनों के पार्ट्स बनाए जाते हैं। क्रोमाइट का उपयोग उच्च ताप वाली भट्टियों में किया जाता है, जहां उसे ज़्यादा ताप दे करके भट्टियों में से क्रोमियम का उपयोग कर तैयार किया जाता है। इसका उपयोग रंग, चमड़ा और वस्त्र उद्योग में भी किया जाता है। इसका जो उपयोग है रंग के लिए भी और चमड़ा और वस्त्र उद्योग में भी किया जाता है। किसका मतलब क्रोमाइट का उपयोग। भारत में क्रोमियम का कुल अनुमानित भंडार 1 अप्रैल 2010 में 20.3 करोड़ टन आंका गया है। ओडिशा में भारत का क्रोमियम का सर्वाधिक भंडार है। ये विशेषकर सुकिंदा घाटी, कटक एवं जाजपुर जिलों में पाया जाता है। अब आगे देखते हैं टंगस्टन। टंगस्टन आधुनिक धात्विक उद्योगों में मिश्रित इस्पात, एलॉय स्टील बनाने में टंगस्टन का विशेष महत्व है। जो आधुनिक धात्विक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का जो बहुत ही अधिक महत्व है। इसके उपयोग से इस्पात में मजबूती, कठोरता, घर्षण तथा धक्का सहने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर इसका उपयोग करने से इस्पात में क्या आने लगती है, मजबूती भी बढ़ती है, कठोरता, घर्षण और धक्का सहने की क्षमता बढ़ जाती है इसको मिलाने से। टंगस्टन मिश्रित स्टील का उपयोग उच्च श्रेणी के काटने वाले उपकरण और पत्थर छिद्रक उपकरण बनाने में किया जाता है। जो टंगस्टन मिश्रित स्टील जो बनी होती है वो क्या है, उसका उपयोग जो उच्च श्रेणी के होते हैं काटने वाले उपकरण, मतलब काटने के औजार समझ लीजिए आप, उपकरण, पत्थर छिद्रक बोला गया है, मतलब पत्थरों को छिद्र करने में किया जाता है। टंगस्टन, कोबाल्ट और क्रोमियम मिश्रित स्टेलाइट का प्रयोग कवचपट, बंदूकें, कवच अंतर्भेदक आदि बनाने में किया जाता है। विद्युत उपकरण जैसे बल्ब या ट्यूब के फिलामेंट में भी टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत प्रवाह को सहने की क्षमता होती है। मतलब विद्युत प्रवाह, उसमें विद्युत प्रवाह जो होता है उसे सहने की क्षमता अधिक होती है। विद्युत को प्रकाश में बदलने की इसकी क्षमता इतनी अधिक होती है कि फिलामेंट के लिए इसका विकल्प नहीं ढूंढा जा सकता है। यह राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। अब आगे देखते हैं तांबा। तांबा का उपयोग मानव प्राचीन काल से कर रहा है। तांबे का जो उपयोग है वो मनुष्य प्राचीन काल से ही, बहुत ही प्राचीन काल से करता आ रहा है। तांबे के साथ टिन मिश्रित करके कांसे का निर्माण किया जाता है। तांबे के मिश्रण से पीतल भी बनाया जाता है। मतलब तांबे को हम मिश्रित करके और भी चीज़ें बना सकते हैं, जिसका उपयोग उपकरण मतलब यंत्र बनाने, औजार जो भी समझ लीजिए आप लोग, बनाने में, सिक्के आदि बनाने में किया जाता है। मतलब सिक्कों में भी तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। 19वीं सदी में विद्युत के आविष्कार के बाद तांबे का महत्व बढ़ गया, क्योंकि यह ताप तथा विद्युत का सुचालक है तथा रासायनिक क्षरण का अवरोधक है। इसी कारण आधे से अधिक तांबे का उपयोग क्या है, जो आधे से अधिक तांबे का प्रयोग विद्युत उपयोग में किया जाता है, क्योंकि क्या है यह बिजली का सुचालक है। आप लोग अपने घरों में भी देखे होंगे, तारों को जब आप ऊपर की कोटिंग जो रहती है उसको निकाल के हटा के देखो तो आप एक तार जो भूरे कलर की होती है वो आप लोगों को दिखाई देती है, जिसमें इससे क्या है ज़्यादातर विद्युत में उपयोग में किया जाता है।
तांबा मिश्र धातुओं का उपयोग टेलीफोन, रेडियो, रेल उपकरण, हवाई जहाज, जल जहाज, रेफ्रिजरेटर, घरेलू उपयोग की अन्य चीज़ें तथा युद्ध सामग्री बनाने में किया जाता है। अब आगे देखते हैं, देश के कई भागों में तांबे की खोज की जा रही है। भारत में तांबा अयस्क का कुल अनुमानित भंडार 1 अप्रैल 2010 में 155 करोड़ टन आंका गया है। फिर भी भारत में तांबा उत्पादन अपेक्षाकृत कम है, मतलब इतनी 155 करोड़ टन आंका गया है, लेकिन फिर भी कहा गया है कि भारत में तांबा का जो उत्पादन है वह अपेक्षाकृत क्या है, कम है, और मांग की अधिकता के कारण इसका आयात होता है। तांबे का अधिकांश जमाव झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में है। साथ ही इसके छोटे संचय गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। मतलब इसके छोटे संचय, जहाँ छोटी कम मात्रा में संचय एकत्र किए जाते हैं, वो क्या है, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे जगहों में पाए जाते हैं। देश का 37% से अधिक भंडारण झारखंड राज्य में है। देश का मतलब 37% भंडारण जो है प्रतिशत, वो सबसे अधिक भंडारण झारखंड राज्य में है। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में स्थित मलाजखंड तांबा की खानदेश में प्रदेश है, मतलब तांबा वहाँ पाया जाता है। अब आगे देखते हैं सीसा। शीशे का उपयोग वर्तमान समय में परिवहन, संचार और बिजली के उत्पादन में होता है। शीशा का जो आज के समय में हम देखें तो परिवहन में भी किया जाता है, उसका संचार और बिजली के उत्पादन में होता है। यह भारी, नर्म और लचीला होता है। यह भारी मतलब वजन भी होता है और साथ में ये नर्म होता है और साथ ही लचीला मतलब इसको आसानी से मोड़ा जा सकता है। इसका सर्वाधिक उपयोग विद्युत उपयोग में संचालक, बैटरी तथा तार गढ़ने के लिए किया जाता है। रसायन उद्योग इसका दूसरा उपभोक्ता है, मतलब उपयोग में लाया जाता है रसायन उद्योग में, जहाँ एथिल सीसा, रंग, प्लास्टिक और कीटनाशक बनाए जाते हैं। भारत में सीसा अयस्क का कुल अनुमानित भंडार 1 अप्रैल 2010 में 1 करोड़ टन आंका गया है। राजस्थान में इसका सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, तो सीसा का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। अब देखते हैं बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का प्रमुख स्रोत है। एल्यूमिनियम धातु का यह एक है बहुत अच्छा या प्रमुख स्रोत है। भारत में बॉक्साइट के प्रचुर भंडार हैं। भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार 2010 में कुल भंडारण 348 करोड़ टन था। मतलब भूगर्भिक मतलब भूमि के अंदर सर्वेक्षण विभाग के द्वारा पता गया है 2010 में कि यहाँ का जो कुल भंडारण वो है 348 करोड़ टन है या था। देश के कुल अनुमानित भंडार का लगभग आधा ओडिशा राज्य में है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बॉक्साइट के भंडार हैं। ओडिशा के कालाहांडी, कोरापुट, संबलपुर, मलंगीर और क्योंझर जिले, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले, मध्य प्रदेश के शहडोल, मंडला और बालाघाट जिले तथा छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज और कोरबा जिले में बॉक्साइट के विशाल भंडार हैं। ये पाए जाते हैं इन जगहों पर। अब आगे देखते हैं कोयला। ऊर्जा के स्रोत में कोयला प्रमुख संसाधन है। मतलब ऊर्जा का स्रोत जो है कोयला एक प्रमुख संसाधन है। प्रारंभ में कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन मतलब आग जलाने में किया जाता है। कोयला 18वीं सदी के औद्योगिकरण का महत्वपूर्ण आधार रहा। 18वीं सदी में कोयला का उपयोग जो है उद्योगों मतलब
में इसका प्रमुख उपयोग किए जाने वाला आधार बना। इसका औद्योगिक उपयोग कई परिवर्तनों से जुड़ा है। 18वीं सदी में इसका उपयोग लौह अयस्क को गलाने तथा लोहा इस्पात उद्योग में किया जाने लगा। जो 18वीं सदी में जो इसमें क्या करने में इसका उपयोग लौह अयस्क को गलाने मतलब उसको गलाने का काम तथा साथ में लोहा इस्पात उद्योग में किया जाने लगा। भाप संचालित इंजन, भाप से चलने वाले इंजन जिसका उपयोग रेलगाड़ी खींचने, जहाज चलाने व कारखाने की मशीनों को चलाने के लिए किया जाता था। कोयले के बिना संभव नहीं हो पाता। वर्तमान में कोयले का उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में होता है। ये वर्तमान समय की स्थिति को बताया कि कोयले का उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में किया जाता है। भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग ने 2006 में अनुमान लगाया कि 1200 मीटर की गहराई तक कोयले की तहों में मतलब उसकी गहराई में लगभग 253 अरब टन कोयला संचित है मतलब पाया जाता है तथा विश्व के कुल अनुमानित भंडार का केवल 1% है। यह मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला है जो उत्तम प्रकार का नहीं है। इसमें वाष्पीय पदार्थों तथा राख की मात्रा अधिक है और कार्बन की मात्रा 55% से अधिक नहीं है। अधिकांश भंडार पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों की घाटियों में संचित है। अधिकांश जो भंडार जो पूर्वी दिशा के जो पठारी क्षेत्र हैं उन नदियों की घाटियों में पाया जाता है। इस कारण भारत को प्रति वर्ष 15 से 20 करोड़ टन कोयला का आयात करना पड़ता है। अब यहाँ देखते हैं कि भारत में कोयला क्षेत्र का वितरण। भारत में कोयला क्षेत्र निम्नलिखित 4 नदी घाटियों में स्थित है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे याद भी कर लीजिएगा। दामोदर घाटी झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र। दूसरा सोन घाटी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कोयला क्षेत्र। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा के कोयला क्षेत्र। चौथा है गोदावरी घाटी दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कोयला क्षेत्र। ये 4 नदी घाटियों में स्थित कोयला क्षेत्र का वितरण बताया गया है। अब आगे देखते हैं पेट्रोलियम। आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत पेट्रोलियम मतलब आधुनिक युग में जो ऊर्जा के स्रोत में पेट्रोलियम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन प्लास्टिक और खाद जैसे रासायनिक उद्योगों में भी इसका बहुतायत उपयोग किया जाता है। क्या है? प्लास्टिक और खाद जैसे रासायनिक उद्योगों में बहुतायत मतलब बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। भारत में 2015 में लगभग 4 करोड़ टन पेट्रोलियम उत्पन्न किया जाता है जो कि हमारे कुल उपयोग के 1/4 से कम है। इस कारण भारी मात्रा में पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुएं आयात करनी पड़ती मतलब उससे बनी हुई चीज़ें आयात करनी पड़ती है। 2015 में 19 करोड़ टन पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुएं आयात की गई। हमारे सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 5% इस आयात में लगता है जो कि क्या है बहुत ही अधिक होता है। 1866 में भारत में ऊपरी असम घाटी में तेल खोजने के लिए कुआं खोदे गए परंतु इसका पता 1890 में डिगबोई में लगा। 1893 में यही पेट्रोलियम को साफ करने के लिए तेल शोधक कारखाना खोला गया। तेल शोधक मतलब तेल उसको शुद्ध करने के लिए शोधक कारखाना खोला गया और 1899 में असम आयात कंपनी की स्थापना की गई। अन्य क्षेत्रों में पेट्रोलियम खोजने का प्रयास किया गया और 1953 में नहर कटिया क्षेत्र की खोज हुई जहाँ पे क्या है पेट्रोलियम खोजने का प्रयास किया और यह कौन सी जगहों पर नहर कटिया क्षेत्रों में खोज हुई। 1960 में गुजरात के अलंकेश्वर क्षेत्र वासुधारा के उत्पादन प्रारंभ हुआ। 1961 के बाद पेट्रोलियम खोजने का काम काफ़ी तेज किया गया और गुजरात के विभिन्न पेट्रोलियम क्षेत्रों का पता लगा। साथ ही असम में भी कई क्षेत्र ढूंढे गए। परिणामतः उत्पादन तेजी से बढ़ा। जो उत्पादन हो रहा था उसमें क्या है पेट्रोलियम के क्षेत्र ढूंढने को ज़्यादा लोग कोशिश करने लगे। यह 1961 के 513,000 टन से बढ़कर 1975 में 6,311,000 टन हो गया। तट के निकट अपतटीय समुद्र में
में खुदाई 1970 में गुजरात के अलियाबेद में आरंभ की गई। 1975 में मुंबई हाई का पता लगा और अगले वर्ष से उत्पादन आरंभ हो गया। मतलब जैसे जैसे जिन जगहों पर पता चलती गई वैसे वैसे क्या है उसे खुदाई की और वो उत्पादन करना आरंभ कर दिया गया। लगातार प्रयत्न के परिणाम स्वरूप पूर्वी तटीय क्षेत्र कावी तथा कृष्ण गोदावरी बेसिन में भी पेट्रोलियम का पता चला और उत्पादन शुरू हो गया। राजस्थान के बाड़मेर में पेट्रोलियम का बड़ा भंडार पाया गया है। अब आगे देखते हैं, भारत में पेट्रोलियम का अनुमानित भंडार 17 अरब टन है। यह स्थानीय तथा अपतटीय क्षेत्र में संचित है। यह स्थलीय तथा क्या है अपतटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कुल भंडार 4 क्षेत्रों में वितरण है। पहला उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। दूसरा गुजरात प्रदेश, खंभात बेसिन और गुजरात के मैदान। तीसरा है मुंबई हाई अपतट प्रदेश तथा चौथा पूर्वी तटीय प्रदेश, गोदावरी, कृष्ण और कावेरी बेसिन, जहां क्या है पेट्रोलियम के भंडार क्षेत्र पाए जाते हैं। अब देखते हैं यूरेनियम और थोरियम। ये दोनों नाभिक तथा परमाणु ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। भारत में यूरेनियम के स्रोत सीमित होने के कारण भारत को इसे आयात करना पड़ता है। मतलब भारत में यूरेनियम के जो स्रोत हैं जहाँ वो यूरेनियम पाया जाता है वो कम होने की वजह से भारत को क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक की तुम्बलपल्ले और भीमा नदी घाटी में इसके विपुल भंडार खोजे गए हैं। इसी प्रकार थोरियम भी केरल के समुद्र तट पर पाया जाता है। भारत प्रयास कर रहा है कि उसके परमाणु संयंत्रों में थोरियम का उपयोग बढ़े क्योंकि भारत में यह खनिज विपुल मात्रा में पाया जाता है। परमाणु ऊर्जा के स्रोत पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण है। परमाणु ऊर्जा की खोज स्रोत है वहाँ पे केंद्र सरकार है, उसका पूरा नियंत्रण है। मतलब उसी के नियंत्रण के आधार पर होता है और इसका खनन केवल केंद्र सरकार के उपक्रम कर सकते हैं, या इसका जो खनन है या जो भी क्रियाएं होती है वो केंद्र सरकार के उपक्रमों के आधार पर ही होता है। अब आगे देखते हैं औद्योगिकरण। लगभग 200 साल पहले ज़्यादातर लोग खेती का काम करते थे। मतलब पहले जो होती थी ज़्यादातर लोग यही काम करते थे, मतलब खेती का काम करते थे और ज़्यादातर उत्पादन भी खेती से ही आता था। उत्पादन जो होता है वो क्योंकि खेतों में काम करने की वजह से खुद खेतों से ही उत्पादन ज़्यादा आता था। लेकिन आज दुनिया के विकसित देशों से ज़्यादातर लोग उद्योगों में तथा उससे जुड़ी सेवाओं में काम करते हैं और बहुत कम लोग खेतों में काम करते हैं। भारत में भी हालांकि 60% से अधिक लोग खेतों में काम करते हैं। इसके बाद भी राष्ट्रीय उत्पादन जीडीपी या सकल घरेलू उत्पादन को देखें तो पाएंगे कि केवल 18% खेतों से आता है। यहाँ पे हम लोग देखिए कि किस तरीके से 60% जो है क्या अधिक उद्योगों के माध्यम से पाया जाता है, जबकि केवल 18% खेतों से आता है और 26% उद्योगों तथा 56% सेवाओं के क्षेत्र में हो रहा है। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो औद्योगिक क्रांति क्या है 18वीं शताब्दी में शुरू हुई और इसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में औद्योगिक उत्पादन के तरीके बदलते गए, जिसे औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। इस औद्योगिकरण के बाद से उत्पादन की प्रक्रिया में लगातार बदलाव हो रहा है। यह क्या है 18वीं सदी में शुरू हुआ, इसलिए इसे औद्योगिक क्रांति जो कि सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ और धीरे धीरे यह विश्व भर में उत्पादन तरीके बदलते गए, जिसका नाम क्या है औद्योगिकरण के नाम से इसे जाना जाने लगा। और इसके बाद धीरे धीरे क्या औद्योगिकरण की उत्पादन प्रक्रिया धीरे धीरे क्या है उसमें बड़े परिवर्तन होते चले गए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, कौन कौन से खनिज ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। दूसरा है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक खनिज क्या है। तीसरा, स्वतंत्रता के बाद पहला खनिज
संबंधित कानून किस उद्देश्य से बना था। क्वेश्चन नंबर 4, कब विदेशी कंपनियों को उत्खनन के लिए अनुमति मिली। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।